गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी तैयारी में जान डालने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में था, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय AC बॉब। बगल में देख लें, आपके AC बॉब जी भी हैं। और ये मैं बता दूं, ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं। आगे के पेज में आप इंडेक्स देख सकते हैं, ये डायरेक्टली आपकी किताब से लिया गया है और हम लोग इसी मैनर में अपना सारा चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इस क्लास में और क्या मैं ऐड कर सकता हूँ वो भी बताइएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज़ इंग्लिश प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिफोर जंपिंग इनटू द पॉइंट्स, ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आई विल टॉक अबाउट हिस्ट्री, आई विल टॉक अबाउट सिविलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन के बाद हम लोग बात करेंगे कल्चर के बारे में, और कल्चर के बाद हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है एंड इट्स इम्पैक्ट्स। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑथर क्या कहना चाहते हैं, AC बॉब जी क्या कहते हैं इस बात पे। एंड देन ऑब्वियसली हम लोग अपना पहला पॉइंट की तरफ जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले देखते हैं अपना पहला पॉइंट, दैट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कुछ पॉइंट नहीं है, बस मैं बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री बेसिकली हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्लास 10 तक हिस्ट्री आप सब ने पढ़ा ही है। भले आपने आगे कोई भी स्ट्रीम चूज़ किया हो, इट नेवर मैटर्स, लेकिन आपने हिस्ट्री पढ़ा है। तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं हमारे सिविलाइजेशन के बारे में, है कि नहीं। जस्ट से कि मैंने बोला कि ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है और ये है पूरे 5000 साल पुराना। आई नो इससे बहुत पुराना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये 5000 साल पुराना है। तो जब मैं बात करूँ यहाँ पर कि हम सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो सिविलाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं? क्या बस राजा महाराजाएं आ रहे हैं जा रहे हैं, बस वो देखते हैं क्या, कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं? तो उसका आंसर है कि हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। जैसे कि एक तो हम लोगों ने देखा किंग्स, राजाज आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन कौन आ रहा है कौन कौन जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्या टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं वो देखते हैं हम लोग सिविलाइजेशन, मतलब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। तो साथ में हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, दैट इज़ कल्चर, एंड इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। जो कल्चरल हिस्ट्री रहती है कि कल्चर कैसा था, बिकॉज कोई भी कल्चर हो वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, हमारा हिस्ट्री हमेशा चेंज होते रहता है। अगर मैं बोलूँ कि आज आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है, जो कि अभी मॉडर्न टाइम है, तो क्या हम इतने एडवांस इन जस्ट ऑफ अ फ्लिक ऑफ सेकंड में हो गए? क्या एक सेकंड में हम इतने एडवांस हो गए? नहीं, इसके पहले का हम लोग का कुछ हिस्ट्री है जिसमें हम लोग बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं। कभी अच्छा समय चल रहा था तो कभी बुरा समय चल रहा था, और उसके बाद ही हम इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कुछ इस तरीका का है। अब आगे देखते हैं। तो हमने बात किया कल्चर। अब अगर हम बोले कि कल्चर में भाई क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, तो कल्चर में अगर मैं बोलूँ, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ कल्चर, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आसपास देखें, जो भी आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ आप फील कर सकते हैं, दैट इज़ योर कल्चर। सबसे बेस्ट और सटीक इसका एक्सप्लेनेशन यही है। अब देखो, कल्चर की बात की तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ ये फैक्टर्स जो कल्चर बनाता है, जो कंपोनेंट्स है, उसको भी तो देखना जरूरी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाता है वो होता है हमारा रिलीजन। रिलीजन इज द पार्ट ऑफ कल्चर, द पॉपुलर कल्चर दैट वी आर फॉलोइंग, राइट। तो जैसे ये हो गया रिलीजन। चलो और कुछ बताते हैं। हमारा जो रहन सहन होता है, रहन सहन, मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है तो स्पेलिंग्स पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। तो हमारा रहन सहन, हम क्या खाते हैं, क्या हम चाकू छुरी यूज़ करते हैं जैसे ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे? नहीं, हम अपने हाथों से ही खाते हैं। तो ये है हमारा कल्चर, ठीक है। इसी तरीका से, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ हैं, और इसी तरीका से हमारा लैंग्वेज भी जो है वो हमारे कल्चर का ही पार्ट रहता है। इफ़ आई से कि ये हमारा पूरा कल्चर है, तो लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर।
अगर मैं कहूँ पुराने समय को देख के, जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये जो कल्चर है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये कल्चर चेंज होता है तो इसका मतलब है कि कल्चर के अंदर के फैक्टर्स भी चेंज होते होंगे, और अगर कल्चर के फैक्टर्स भी चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड लैंग्वेज है वो भी चेंज होता होगा। तो जो लैंग्वेज आज हम, जैसे कि हिंदी है हमारा, जैसा हम बोल रहे हैं, क्या इतना परफेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या पुराने समय में ऐसा ही हिंदी हम लोग बोलते थे? हम लोग पुराने समय में और शुद्ध हिंदी बोलते थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी पहले हम लोग बहुत शुद्ध हिंदी बोलते थे, लेकिन अब जब हम देखेंगे तो हिंदी में भी कुछ चेंजेस आ गए। अगर मैं आपको बोलूँ एक सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रहा हूं, इसे आप हिंदी में क्या बोलोगे? मैं मार्केट जा रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यू कर लेना। तो अब आप एक बात देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये तो हमारा इंग्लिश था, लेकिन देखो इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कैसे हुआ कि मैं मार्केट जा रहा हूं। ये मार्केट वर्ड जो हम लोग अपने आम बोलचाल के भाषा में यूज करने लगते हैं, ये बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस एक लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं, जो कि आज के आने वाले पूरे सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी कैसे सारे कुछ चेंजेस आए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही बात था। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, ये लैंग्वेज बेसिकली हम लोग के हिसाब से, एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से, लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम है। क्या है? लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम है जो हमें अपना थॉट्स, एक्सप्रेशन किसी दूसरे आदमी को बताने के काम आता है। तो ये हमारे लिए लैंग्वेज हो जाता है, राइट। लेकिन जो हमारे ऑथर हैं वो बोलते हैं कि हम लोग को लैंग्वेज को बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसा नहीं देखना है, एक मीडियम की तरह नहीं देखना है, बल्कि हमें इसको देखना चाहिए एज अ कल्चरल सब्जेक्ट। और हर एक इंसान को इस लैंग्वेज की हिस्ट्री को जानना चाहिए, जो भी इस सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहा है कभी ना कभी। अगर मैं कभी ना कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंग्लिश पढ़ा हूँ और मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ये मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मुझे इसका भी हिस्ट्री जानना चाहिए। इसीलिए हमें इसे कल्चरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज अभी हम लोगों ने पता किया कि लैंग्वेज का भी हिस्ट्री होता है, और लैंग्वेज जो पार्ट होता है वो हमारा सिविलाइजेशन का ही पार्ट रहता है। ठीक है, और हम लोग सिविलाइजेशन का ही हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें लैंग्वेज का भी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये हमारा कल्चर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं? तो वही बात, और हम यहाँ पर आ जाते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ कल्चरल सब्जेक्ट। अब देखो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और इस पैराग्राफ को रीड करो। आई होप आप लोगों ने अभी तक रीड कर लिया होगा। अगर मैं बोलूँ कि एक बहुत ही परफेक्शन के साथ, विदाउट कोई ग्रामेटिकल एरर, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो हमेशा से इतना ही परफेक्ट था? ये आगे हम एक और एग्जांपल देखेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अजीब सा था और बहुत टूटा फूटा था, जो कि हम लोग अपने कोर्स ऑफ इस लेक्चर के देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और वही सारे डेवलपमेंट हम लोग अपने इस क्लास में देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे। ठीक है, और वही चीज़ हम लोग को बेसिकली इंग्लिश की हिस्ट्री में पढ़ना है कि इंग्लिश अभी जैसा है वो कैसे हो गया। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक बेसिकली इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये। नाउ यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज रिटन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज अ स्टोरी ऑफ कल्चर्स इन कॉन्टैक्ट फॉर पास्ट 1500 ईयर्स। ठीक है, ये तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि 1500 साल से अगर आप देखें तो बहुत सारे कल्चर्स का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बताता है। दिस इज द थिंग। ठीक है, लेकिन कैसे? तो उसका भी एक एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो आपको ये वर्ड ज्योग्राफी परेशान कर रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ ये जो जियोग्राफी वर्ड है, ठीक है, वो जियो वर्ड से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब आप बताओ, बात तो हम लोग इंग्लिश की कर रहे हैं, तो ये ग्रीक वर्ड कहाँ से आ गया, है कि नहीं? इसका मतलब ये हम लोग समझ सकते हैं कि कभी ना कभी हमारे पास्ट में, इंग्लिश के पास्ट में खासकर, ये जियोग्राफी, ये जो ग्रीक वर्ड है,
ये कभी ना कभी इंग्लिश के साथ मिला होगा, कुछ तो ऐसे इन्फ्लुएंस हुआ होगा जो कि आज हम इस वर्ड को इंग्लिश में कंसीडर कर रहे हैं। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि अराउंड 50% जो इंग्लिश में हम लोग वोकैब्युलरी देखते हैं वो बेसिकली आता है हमारा लैटिन लैंग्वेज से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। तो बेसिकली यही बात था। तो ऑथर इसीलिए बोलते हैं कि आपको इंग्लिश को कैसे कंसीडर करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया है, एज अ कल्चरल सब्जेक्ट, और हर एक इंसान को वो पढ़ना चाहिए जो कि इंग्लिश से मतलब कनेक्टेड है, कभी ना कभी वो कनेक्टेड रहा है, ना कि खाली एक्सपर्ट लोग के लिए छोड़ दे। जैसे इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं इंग्लिश की हिस्ट्री, कोई लैंग्वेज एंथुसियास्ट है जो लैंग्वेज पढ़ना पसंद करता है वो पढ़ रहा है इंग्लिश की हिस्ट्री, लेकिन हर एक इंसान को इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। देखो भाई, पहला पॉइंट था वो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आगे बहुत जल्दी हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नाउ सी इन्फ्लुएंसेस एट वर्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो क्या होता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज एक बार में ही वैसा नहीं बन जाता, और लैंग्वेज में चेंजेस कैसे आते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स होंगे हिस्ट्री में जिसके कारण कोई भी चीज़ में चेंज होता है, और उसी प्रकार हमारे लैंग्वेज में भी चेंज होता है। और यहाँ पे आप देखें तो पहला एक ऐसा ही इवेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज रोमन क्रिश्चियनाइजिंग ऑफ ब्रिटेन इन अराउंड 597 AD। इस टाइम पे जो क्रिश्चियनिटी थी वो अभी हम देखेंगे कि यूरोप में फैल रहा है। कौन फैला रहे हैं, तो रोमन पीपल क्रिश्चियनिटी को फैला रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसमें ये जो लैटिन लैंग्वेज है ना उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 50% ऑफ वोकैबुलरी लैटिन से आता है हमारा। यहाँ पे देखिए एक और इवेंट का मेंशन है, दैट इज स्कैंडिनेवियन इन्वेजन्स एंड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि बेसिकली वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा कह रहे थे कि जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच आप लोग जानते होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज को ना नोबल्स लोग बोलते थे। कौन बोलते थे, तो नोबल्स। तो ये जो नोबल्स थे वो फ्रेंच को एक ऊंचा दर्जा का लैंग्वेज बना दिए, बोले कि नहीं ये ऊंचे लोग जो हाई क्लास के लोग हैं वो बोलेंगे। और जो इंग्लिश का क्या हुआ, जो इंग्लिश था उसको थर्ड ग्रेड लैंग्वेज बना दिया गया। बेसिकली जो थर्ड क्लास के लोग रहते थे वो लोग इंग्लिश प्रेफर करते थे बोलना। तो ये हुआ बेसिकली नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद। ये भी एक ऐसा इवेंट था जो इंग्लिश लैंग्वेज पे इम्पैक्ट डालता है और इंग्लिश की हिस्ट्री को थोड़ा सा और रिच बनाता है। लेकिन जब हम 166 AD में देखेंगे तो इंग्लिश फिर से राइज करेगा, और जो ये नया इंग्लिश आएगा इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, और आपको पता है उसके बाद इंग्लिश हमेशा से डोमिनेट करेगा। चलिए देखते हैं नया पॉइंट, दैट इज ग्रोथ एंड डिके। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज ग्रो कर रहा है और कोई भी लैंग्वेज डिके कर रहा है। उसको समझने के पहले सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ग्रोथ और डिके से मतलब क्या है, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस है आपका, और ये आपके एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस है। वन हु डज नॉट अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस बिकम्स एक्सटिंक्ट। कोई भी आप एनिमल को ले लो, या मैं आप ही का एग्जांपल दे देता हूँ कि ये आप हैं, ठीक है, और आप रहते हैं भाई समझो चेन्नई में, वहाँ पे रहता है बहुत मॉडरेट टेम्परेचर, खासकर चिपचिपा गर्मी, और मैं आपको बोल दूँ कि आप जाओ भाई सियाचिन बॉर्डर पे जाओ, आप समझो वहाँ पर जो टेम्परेचर वो है अभी -45 डिग्री सेल्सियस, और आप वही कपड़े वहाँ पर लेके जाओ जो आप चेन्नई में भी पहनते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपका जो सर्वाइवल है वो बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे उन कुछ गिने चुने कपड़ों के साथ। लेकिन अगर आप वहाँ पे किसी जानवर के खाल को पहन लो, ठीक है, जो आपको ठंडा से बचा सके, या आप कोई और मेथड निकाल दो ठंड से बचने के लिए, तो आप अडेप्ट कर रहे हो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, और आपका जो सर्वाइवल है वो पक्का पक्की हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, वन हु डज नॉट अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस बिकम्स एक्सटिंक्ट, वही बात है। और जब हम बात करें कि कोई लैंग्वेज के बारे में, तो अगर कोई लैंग्वेज खुद को चेंज नहीं करता है तो वो भी भाई डिके हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल है ये क्लासिकल लैटिन। क्लासिकल लैटिन के बारे में बोला जाता है कि 2000 साल पहले ये हो गया था एक्सटिंक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब अच्छा खासा डिके हो गया ना। And in the similar fashion, in the similar aspect, consider English language. It has been continuously adapting according to our needs, and that is the reason that it survives today.
लेकिन जब हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बहुत बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम आते रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की बात की, हम लोगों ने और देखा कि कैसे करके लैटिन का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंग्लिश के ऊपर। उसके अलावे हम लोग देख रहे थे कि 1066 AD के बाद जो नया लैंग्वेज था वो कितना चेंज हो गया था, है कि नहीं। तो इंग्लिश के लिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इंग्लिश कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा चेंज होता है, अपने आप को चेंज करते रहता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंग्लिश हमेशा ग्रो किया है एंड इट इज़ नॉट इन द पाथ ऑफ डीके। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ओल्ड इंग्लिश। क्या है ये? तो ये आपका ओल्ड इंग्लिश है और उसके नीचे खासकर बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। तो आपको पता चले जैसे हीट बोलते थे, हेट को, जो आज हम लोग वर्ड हेट यूज़ करते हैं, तो एक टाइम पे हीट बोला जाता था, ठीक है। तो इसी तरीक़े से आप कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए। यू कैन फाइंड अबव दैट द मॉडर्न इंग्लिश हैड चेंज्ड अ लॉट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आप बोलोगे सर देखो उसका वो इंटरनली कितना एडवांस्ड है, एक लैंग्वेज अंदर से कितना मजबूत है, कितना इफेक्टिव है, उसके कारण हम कह सकते हैं कि कोई लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आया? मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ हिंदी और संस्कृत, ठीक है, या संस्कृत। और साथ में यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश का। जब हम लोग बात करें इंग्लिश में, जब हम लोग कुछ कुछ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। दैट इज़, अगर मैं एक वर्ड ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लो ऑनेस्ट, यहाँ पे आप देखोगे ये जो एच है ये साइलेंट है, और हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहता है। ये हो गया ना इनकंसिस्टेंसी। इसको तो बाकायदा एच लिखा हुआ है तो ऑनेस्ट बोलना चाहिए था, राइट, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते। और ना बहुत सारा ऐसा इशू होता है, जैसे एक ही वर्ड का मीनिंग हो रहा है दो ठो, ठीक है। और जब हम बात करते हैं हमारे हिंदी और संस्कृत के बारे में, तो हम लोग बहुत इजीली वो चीज़ को प्रोनाउंस कर सकते हैं, और जो भी चीज़ को हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं उसका जो स्पेलिंग है वो लोग हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली एकदम एक्यूरेट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हिंदी और संस्कृत है वो खासकर इंग्लिश से बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन स्टिल इंग्लिश इज़ मोर फेवरेबल दैन हिंदी और संस्कृत, राइट। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कोई एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है? तो इसका जो इंटरनल एडवांसमेंट वाला जो पॉइंट था वो बताता है कि चलो इंटरनल एडवांसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, बट श्योरली अ पावरफुल एडवांस डेवलप्ड सिविलाइजेशन कैन डू द वर्क। अब देखो इंग्लिश कैसे इतना आगे बढ़ा, बिकॉज इतना एडवांस में नहीं है तो इतना आगे कैसे बढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे खासकर, वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। हम लोगों ने देखा वो बहुत ज़्यादा कॉलोनीज के ऊपर रूल करते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी का तो इम्पैक्ट है कि आज इतना ज़्यादा इंग्लिश फेमस है, राइट। अब देखो, आउट ऑफ 4000 लैंग्वेजेस स्पोकन थ्रू आउट द ग्लोब, देयर आर ओनली 6 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। 4000 से ज़्यादा लैंग्वेज है, और आप क्या देख सकते हो कि खाली 6 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, खासकर सारे वेस्टर्न ही आप देख सकते, जैसे कि हो गया आपका फ्रेंच, जैसे कि आपका हो गया इंग्लिश, जैसे हो गया आपका नॉर्वेजियन, और इसी तरीक़ा से आपका हो गया डच, आपका हो गया डैनिश। इसी तरीक़े से 5-6 लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बोला जाता है भाई। आगे देखो, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब भाई यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कैसे बताया जा सकता है। तो इट इज़ नॉट मेयरली अपॉन कि इंटरनल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक नेशन इकोनॉमिकली कितना पावरफुल है उससे भी हम लोग बता सकते हैं कि वो लैंग्वेज आगे कैसे परफॉर्म करेगा। ना जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो अराउंड 380 मिलियन स्पीकर्स है, और दे स्पीक इट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। याद रखना है कैसा फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब उसका जो मातृभाषा रहता है वो इंग्लिश रहता है। तो वैसे 380 मिलियन स्पीकर पीपल हैं, और लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा चाइनीज़ दैट इज स्पोकन बाय 1.3 बिलियन पीपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यूरोपियन लैंग्वेज है और वो कितने लोग बोलते हैं, जैसे रशियन 175 मिलियन पीपल बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ इंग्लिश एंड फ्रेंच आर बोथ लिंगुआ फ्रैंका। ये वर्ड लिंगुआ फ्रैंका, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज। अब भाई सबसे अच्छा इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडिया का।
जब आप देखते हो इंडिया को, तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स नेशन है, राइट। ये हमारा प्यारा भारत, और नॉर्थ में खासकर बोली जाती है हिंदी, और साउथ में खासकर बोला जाता है द्रविडियन लैंग्वेजेस, फिर जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, ऐसे करके लैंग्वेज बोला जाता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप जाओ घूमने तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ पे तमिल चलती है, तो आपके बीच में तो इश्यू हो जाएगा, वहाँ के लोग तमिल जानते हैं, हिंदी तो नहीं जानते हैं, तो आप बात कैसे करोगे। तो वहाँ पे एक काम आ जाता है कि कॉमन लैंग्वेज का, ठीक है। ये जो कॉमन लैंग्वेज होता है जैसे कि इंग्लिश, हम लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग सामने वाले से बात कर सकते हैं। तो यही चीज़ है लिंग्वा फ्रैंका, जो आपको अब समझ में आ गया। एक और बात हो जाता है इकोनॉमिक और टेक्निकल सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए कोई भी लैंग्वेज को अगर अच्छे से फैलना है तो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर इंग्लिश लोग की बात करें, इंग्लिश पीपल एंड इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सुपीरियरिटी उनके पास हमेशा से रहा है। लेकिन क्या बस ये एक मैटर कह सकते हैं इसी के कारण ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है? तो इसका भी आंसर है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट की बात करो, यहाँ पे एक प्यारा कंट्री है जापान, ठीक है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। और यहाँ पे जो जापानीज लैंग्वेज है इसको खाली 1.2 मिलियन पीपल ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग जापान को कंसीडर करें तो ये भी एक इकोनॉमिकली एज वेल एज टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन फिर भी जापानीज को 1.25 मिलियन लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कंट्री ना बहुत टाइम तक आइसोलेशन में रहा है, ठीक है। इसका हम ब्रिटिशर्स जैसा बहुत ज़्यादा, ये लोग भी एक्सपैंड करते थे, ये लोग भी कॉलोनीज बनाते थे, लेकिन हम ब्रिटिशर्स जैसा ये लोग नहीं थे कि हर कोना में इनका कहीं ना कहीं कॉलोनीज है। तो खाली अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक और टेक्निकल सुपीरियरिटी रहता है कि बस वही एक रीज़न है, तो ये भी सही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के हम लोग कोई भी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस देखते हैं और इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इंग्लिश का फ्यूचर एक्चुअली होना क्या चाहिए, राइट। इफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीकर इज़ अ फैक्टर, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी जगह पे कितने लोग एक लैंग्वेज को बोलते हैं, उससे ही अगर हम लोग उसका फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर क्या है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ये लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। अगर कोई नहीं बोलता तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप डीके करके आपका ये लैंग्वेज ही ख़त्म हो गया, राइट। तो कितने लोग बोलते हैं वो डिटरमाइन करता है कोई भी लैंग्वेज का फ्यूचर को। तो इंग्लिश लैंग्वेज का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, राइट। अब आप एक बात करो, अभी हम लोगों ने बात किया पॉपुलेशन का, ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर खासकर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पे एक डिक्लाइन देखा जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। जब हम बात करें साउथ अमेरिका में, ठीक है, तो वहाँ पे देखोगे देयर इज़ अ राइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम लोग बात करें एशिया में, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे देयर इज़ अ राइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरीक़ा से देखें तो जहाँ पे इंग्लिश, जहाँ पे इसको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, वहाँ पे तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। तो इस हिसाब से तो इंग्लिश का कोई भी फ्यूचर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन ऐसी बात नहीं है, और हम लोग आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों। द पॉपुलेशन वाला बात था, एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड टू डिटरमाइन और से प्रेडिक्ट द रियल पोटेंशियल ऑफ अ लैंग्वेज। अगर हम लोग पॉपुलेशन को लेकर चले तो हम लोग को जो पोटेंशियल है कोई भी लैंग्वेज का, उसको डिटरमाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। एज पॉपुलेशन इन द वेस्ट इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग, वो हम लोगों ने देख लिया। देयर इज अ राइज ऑफ पिटिगन एंड सेरोन वेराइटी ऑफ इंग्लिश थ्रू आउट द ग्लोब। अब देखो, जब हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को हम लोग भले फर्स्ट लैंग्वेज जैसा कंसीडर ना करें, ठीक है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज, जैसे इंडिया में भी हम लोग इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं, तो ये जो सेकेंड लैंग्वेज है बेसिकली इसके कारण इंग्लिश का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। तो अभी भी 1.5 बिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं, 1.5 बिलियन। इसमें मैं बता दूं कि फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज दोनों को हम लोग ऐड करके बोल रहे हैं कि 1.5 बिलियन लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है ऑथर भी कि इंग्लिश का फ्यूचर इज़ क्वाइट ब्राइट। और यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लें, देयर इज़ अ राइज ऑफ पिटिगन एंड सेरोल। ये दो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल है, अगर ये मैं हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखा, ठीक है, और जो मेरा बच्चा है मैंने उसको ऐसा, मैं हमेशा से उससे इंग्लिश में ही बात करता था और उसका ये सेकेंड लैंग्वेज होने की जगह फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, तो इसको बोलते हैं, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है इसको सिरोल बोलते हैं, जो मैं इसे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा था इसको पिटिगन बोलते हैं। तो दिस वाज द थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
तो इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कैसे कंसिडर करते हैं वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं इसका रेस बेसिकली बहुत पहले ही चालू हो गया, एंड वी हैव मेड व्हाट वी कॉल दिस आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ऐसे हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस हम लोगों ने बनाए, सेवरल लैंग्वेजेस बनाए, अराउंड 50+ लैंग्वेजेस बनाए। और टाइम टाइम पे ना एक कोई लैंग्वेज रहेगा जो पोटेंशियल दिखाएगा कि नहीं वो बहुत अच्छा लैंग्वेज है और उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी डिके हो जाता था। तो कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं आया जो कि वर्ल्ड लैंग्वेज बनने के काबिल हो, राइट। क्यों ऐसा, राइट, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वाई। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंट्री में अपने लैंग्वेज को लेकर इमोशंस होते हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में एक लैंग्वेज चूज करना है और आपको वो जिंदगी भर बोलना, और आपको ये बात पता है कि आप जिंदगी भर इंडिया में ही रहने वाले हैं, और समझ लो थोड़ी देर के लिए कि इंडिया में खाली हिंदी बोला जाता है और कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती, ठीक है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी के साथ रहना है, या कोई रूलर आए और बोले कि नहीं अब सब कोई यहाँ पे इंग्लिश ही बोलेगा, आप लोग अपना कोई भी लोकल लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते, तो अब बताओ भाई, यहाँ पे हमारे इमोशंस को तो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचने वाला है। तो ये जो इमोशंस है ना, ये हम लोग को बेसिकली नया लैंग्वेज में शिफ्ट करने से रोकता है और उसको एक वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा देने से रोकता है। अगर हमारे हिंदी को बोला जाए कि इसको वर्ल्ड लैंग्वेज बनाया जाए तो हम लोग बहुत हंसी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हम बोले कि रशियन को वर्ल्ड लैंग्वेज बना दिया जाए तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अब जैसे हमारा इमोशंस होता है वैसे ही आता है हमारा नेशनलिटी, ठीक है। अब नेशनलिटी मतलब क्या, ये जो लैंग्वेज है ना, हमारा जो लैंग्वेज है वो हम लोग को एक साथ जोड़ कर रखता है, और ये कनेक्टेड इमोशंस और नेशनलिटी दोनों एक साथ, ठीक है। और उसी कारण वी कम अप एज वन कंट्री। तो कोई हम लोग अपना आइडेंटिटी, अपना नेशनलिटी को कोई कैसे भूल सकता है, राइट। और अगर हम लोग दूसरी पॉइंट को कंसीडर करें तो एक और पॉइंट हो जाता है इंडिपेंडेंस का। किसका, तो इंडिपेंडेंस का। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई और लैंग्वेज को अपना मातृभाषा बना लो, ठीक है, बिकॉज वी आर रूलिंग अपॉन यू। अब जैसे इंग्लिश यार वो बोल समझो एक ऐसा रूल ला देते हैं, बोलते कि नहीं यहाँ पे बस इंग्लिश ही बोला जाएगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि हम लोग वर्ल्ड लैंग्वेज नहीं बना पाते, ठीक है। लेकिन क्या इंग्लिश, बिकॉज एज अ सेकेंड लैंग्वेज जिसको बहुत लोग बोलते हैं, तो क्या हम लोग इंग्लिश को कंसिडर कर सकते हैं एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखते हैं। बट व्हेन वी सी इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज इन इवॉल्विंग, we can say, yeah, we can consider that it is a source of most widely used language in the field of education, research and commercials, ठीक है। आप जाओ गूगल पे रिसर्च सर्च करो, कोई भी टॉपिक पे आपको इंग्लिश में मिल ही जाएगा। कोई भी किताब है उसका ट्रांसलेशन सर्च करो, आपको इंग्लिश में मिल ही जाएगा। कोई भी चीज़ है, ठीक है। आप एजुकेशन का मटेरियल्स चेक कर लो, आपको हर एक चीज़ का एजुकेशन मटेरियल इंग्लिश में मिल जाएगा। आप यहाँ देखो भाई कमर्शियल्स, अगर आपको वर्ल्ड वाइड कमर्शियल्स चलाने हैं, एड्स एडवर्टीजमेंट्स चलाने हैं, तो आप वो देख लो, वो भी खास कर इंग्लिश में ही रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सब कोई इंग्लिश बोलते ही हैं, राइट। तो इंग्लिश के पास भी एक बहुत अच्छा ये पोटेंशियल है टू बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अब भाई रीजंस हम लोग देख लेते हैं क्यों हम लोग इंग्लिश को कंसिडर करें। जैसे इंग्लिश देख लो, इंडिया में ही कंसिडर कर लो, जो स्कूल्स है मीडियम क्या रहता है भाई, मीडियम रहता है हमारा इंग्लिश, राइट। तो इंग्लिश हो गया हमारा मीडियम। तब हम लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश जानेंगे ही, तो बहुत लोग को इंग्लिश पता रहेगा ऑलरेडी, राइट। इसका एक होता है पावर ऑफ एसिमिलेशन। हम लोगों ने क्या देखा ऊपर कि अराउंड 1500 ईयर्स असिमिलेशन, स्पेलिंग में गलती लिख रहा हूँ, नहीं अब सही, हाँ। तो पावर ऑफ असिमिलेशन, तो हम लोग देख रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अडेप्ट करता है, बहुत सारे कल्चर से कनेक्टेड रहा है, बहुत जगह इस पे मतलब जो रूलर्स थे वो लोग इंग्लिश बोलने वाले बहुत जगह रूल किए हैं, तो वहाँ का भी अडेप्टेशंस जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि वो इंक्लूडेड है इंग्लिश के अंदर। जैसे हम लोगों ने देखा लैटिन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस है, 50% वोकैबुलरी वहाँ से आती है, राइट। तो इसके पास एक बहुत ही अच्छा पावर है, दैट इज़ द पावर ऑफ एसिमिलेशन, यहाँ पे ऑफ छूट के। नाउ अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक और पॉइंट हो जाता है, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव लैंग्वेज है। और इसके अलावा एक और बात करें तो यहाँ पे एक और बात आ जाती है वेराइटीज़ की, कि इंग्लिश की बहुत सारे वेराइटीज़ है। चलो इस जो वेराइटी वाला पॉइंट है इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अब समझो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है नॉर्दर्न पीपल, नॉर्दर्नर्स
समझो दिल्ली के कोई लोग हैं, और एक है साउथ इंडिया, समझो चेन्नई के एक लोग हैं। और दोनों की जब आप इंग्लिश सुनोगे ना, कि दोनों के इंग्लिश में कुछ डिफरेंस रहता है। जब वहाँ का आप लोकल इंग्लिश सुनोगे, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई करेक्ट बता दो, तो वो लोग करेक्ट नहीं बोलते हैं, इट इज़ करेक्ट। हल्का सा ना अ का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, तो दे विल से करेक्ट। समझ रहे हो? मैं नहीं कर सकता, मैं बस सुना हूँ, मैं एक बार चेन्नई कभी गया था, तो आई कैन सी दैट थिंग। अब कोई भी वर्ड हो, बी इट कोई भी चीज़, ड्रिंक है तो उसे बोलेंगे ड्रिंक। देखो, हम किसी को कोई लैंग्वेज के अंदर कोई भी कल्चर या कोई भी जगह को मैं गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, मैं बस बता रहा हूँ कि डिफरेंसेस होते हैं। अब नदरलैंड्स के पास चले जाओ, हम लोग से पूछ लो, तो हम लोग सीधा बोलेंगे इट इज़ अ ड्रिंक, राइट, इट इज़ करेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। ठीक है, आप समझ रहे हो? मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ है, जो हम लोग हिंदी में लिखते तो हर एक चीज़ के पीछे ए लगा देते हैं, राइट। तो अब आप यहाँ देखो, इसी तरीका से जब आप वेराइटीज़ देखोगे, तो चाइनीज़ जब इंग्लिश बोलेंगे तो थोड़ा कुछ अलग वैरायटी आएगा, कुछ ना कुछ वो वर्ड्स चेंज करेंगे। जब इंडिया में बोलोगे तो वहाँ पे कुछ अलग वैरायटी, इंडिया में तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाएंगे आपको इंग्लिश के। जब आप करीबियन आइलैंड्स की बात करो, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह जगह पे जाओगे, तो वहाँ पे कुछ अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंटली 2 डिविजन्स जो होते हैं, दैट इज़ अमेरिकन इंग्लिश और एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश। तो बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं इंग्लिश के, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब आगे देखो, यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पॉइंट पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट पॉलिसी वुड नॉट मेक अ डिफरेंस, बट अ कंबाइंड इकोनॉमिक कल्चरल फोर्सेस विल श्योरली डू। बोलता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ नहीं होने वाला, गवर्नमेंट नहीं भी चेंज करे तब भी जो इकोनॉमिक और कल्चरल फोर्सेस है, जो हमारा कल्चर है, जो हम कनेक्ट करके रखता है, प्लस इकोनॉमिक मतलब समझो कमर्शियल्स हो गए, जो ये जो इकोनॉमिक पॉइंट है जो दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, वो लोग के एक्शन से श्योरली इंग्लिश कैन बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग इंटरनेट की बात करें, अराउंड 2000 तक आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट था वहाँ पे इंग्लिश डोमिनेट किया। अभी आप जाके देखो तो हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज में सर्च करो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेट टिल 2000 खाली इंग्लिश में अवेलेबल था। तो कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। तो एसेट्स की बात करें तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ आप यहाँ पे कन्वे कर सकते हो इंग्लिश के थ्रू, जो कि आप शायद से कोई दूसरे लैंग्वेज में ना कर पाओ। हर टाइप का आइडिया आप यहाँ पे कन्वे कर सकते हो। नाउ फेमिलियरिटी विथ लर्निंग इट एज सेकेंड लैंग्वेज, जब आप इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में याद करते हो, तो ऑब्वियसली मैंने क्या बताया, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। नाउ उर्दू, जो हम लोग अपने हिंदी लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं, सेम वैसे ही यूज़ होते हैं। ठीक है, जो हम ऑब्वियसली यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना फेमिलियरिटी हम लोग को लगता है, फेमिलियर रहते हैं हम लोग कि हाँ ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं सुना हुआ है। आगे देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आगे 2-3 पॉइंट ना लगातार उसी से मिले जुले। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, तो हम लोग को सुनने में मतलब समझने में बहुत आसानी हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे हम लोग ग्रामर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामर थोड़ा ईजी है, तो हम लोग को समझने में ईजी होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मिक्स्ड कैरेक्टर और वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी है, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स्ड कैरेक्टर है, इसको भी हम लोग आगे कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ मिक्स्ड कैरेक्टर वोकैब है, तो आप समझ सकते हैं लैटिन वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स हैं, और भी हिंदी वर्ड्स है, बहुत सारे जगह जगह के वर्ड्स हैं। तो इसका जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। नाउ सी हियर, कॉस्मोपॉलिटन, इसको बताने के पहले एसेट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आराम से ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ओनली द एसेट पार्ट ऑफ दिस पॉइंट। अब देखो कॉस्मोपॉलिटन वोकैबुलरी, जिसकी बात कर रहे थे कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी, राइट। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा सिटी जहाँ पे बहुत सारे जगह से लोग हैं, हर एक जगह से लोग आए हुए हैं, मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पीपल। जब हम लोग बस कॉस्मोपॉलिटन वर्ड को देखते हैं, तो हम लोग का इससे मतलब होता है कि डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स है कोई भी चीज़। जब हम लोग इंग्लिश की वोकेबुलरी को देखते हैं, तो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि बहुत सारे लैंग्वेजेस से हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश एक जर्मनिक लैंग्वेज है, याद रखिएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जगह से हम लोग इसको डिराइव किए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉट ओनली दिस, इंग्लिश इज बोरोड अ लॉट फ्रॉम अदर लैंग्वेज एज वेल, मतलब लैटिन से तो किया है, अदर लैंग्वेज से भी किया है। आगे देखो, यहाँ पे बहुत प्यार से लिखा हुआ है कौन लैंग्वेज से कौन सी वर्ड ली गई है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये यहाँ पे आ गया पर्शियन, और पर्शियन से देखो कैरवन, दरविश, दीवान, खाकी, खाकी याद है वेब सीरीज, हाँ जी। तो ये खाकी हो गया, मुगल, शॉल, शरबत। अब ये सब वर्ड्स भी आप देख सकते हैं, हम लोग इसको भी अपने कॉमन बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं।
तो वो भी इंग्लिश में भी यूज़ होता है इन द सेम मैनर, राइट। अब देखो यहाँ पे है इन्फ्लेक्शनल सिंप्लिसिटी। इन द क्लासिकल लैंग्वेज देयर वेयर मेनी ग्रामेटिकल रूल्स। हाँ, इन्फ्लेक्शन का मतलब मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे हम लोग ग्रामर से डील करेंगे। वो जो एसिड वाला पार्ट था ना, वो पॉइंट वाइज आ रहा है बस आपके पास, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बात करें तो जब इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स हम लोग देखते हैं कोई भी अदर लैंग्वेज के मुकाबले तो क्वाइट ईजी है, ठीक है। आप चलो इंग्लिश को कंपेयर करो संस्कृत से, संस्कृत सबने पढ़ा ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो अब भाई संस्कृत का जब आप याद करने जाओगे, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, उसके बाद बाल का जो बहुवचन वाला चीज़ होता था इतना लंबा लंबा रहता था, भाई इंग्लिश में वैसा कोई इशू है क्या? नहीं है, राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, थोड़ा आसान हो जाता है इंग्लिश हम लोग को समझने में और लर्न करने में, राइट। तो इससे हम लोग क्या ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का डिके हो गया। उसको जानने से पहले हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे नेचुरल जेंडर, ग्रामर का ही समझो एक्सटेंशन वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो अब भाई क्या होता है, इंग्लिश जो रहता है वो नेचुरल जेंडर यूज़ करता है, ठीक है। और बाकी कोई लैंग्वेजेस में हम लोग क्या देखते हैं, तो ग्रामेटिकल जेंडर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं, मेल और फीमेल। इंग्लिश में ये देखते हैं मेल और फीमेल, मस्कुलिन फेमिनिन, ये देखते हैं ना। अब एक जर्मनिक लैंग्वेजेस में क्या होता है कि यहाँ पे तीन जेंडर होता है, मेल फीमेल होता है, एक अदर जेंडर भी समझो कुछ होता है। अब देखो रोमानिक लैंग्वेज मतलब रोमांस लैंग्वेज में क्या हो जाता है, रोमन वाले लैंग्वेजेस में, ठीक है, कि जेंडर तो बेसिकली दो ही रहेंगे, मेल और फीमेल, लेकिन एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। तो अब ये जो न्यूट्रल जेंडर्स रहते हैं ना भाई, तो इसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि उसको भी मेल और फीमेल बना देते हैं। भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जो आई है इसको मेल भी यूज़ करता है, इसको फीमेल भी यूज़ करती है, राइट। अब बोलेगा कि नहीं, जो आई है जो मेल इसको यूज़ करेगा, समझो इसके जगह पे टी बोलेगा, और जो फीमेल रहेगी उसको आई बोलेगी, ठीक है। तो इससे ये चीज़ बेसिकली हम लोग रोमन्स लैंग्वेज में देख सकते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन, कैन वी से इट इज़ अ डिके ऑफ ग्रामर? क्या हम लोग बोले कि नहीं ग्रामर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या ये डिके है? तो आंसर इज़ अ बिग नो। रीज़न क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज हम लोग इसको ईजीली याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आराम से फ्लुएंट हो सकते हैं बिकॉज ग्रामर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब आगे चलते कुछ लाइबिलिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में क्या देखते हैं, तो है इडियोमेटिक मास्टरी। मुहावरे बोलते हैं हिंदी में, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी मुहावरे बोल देता हूँ, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप इंग्लिश में चलो आप इडियम्स बोलो भाई नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, नॉट पॉसिबल। लेकिन कोई इंग्लिश पीपल रहेगा जिसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं, है कि नहीं। अब यही बात हो जाता है कि इस चीज़ को मास्टर करने में हम लोग का हालत ख़राब होने वाला है। आगे देखो, केओटिक कैरेक्टर ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग का एक बहुत ही ज़्यादा केओटिक कैरेक्टर है कि नहीं। और साथ में एक लास्ट पॉइंट भी आप कंसीडर कर ही लो, दोनों को एक ही साथ देख लेते हैं, प्रोनाउंसिंग थ्रू स्पेलिंग्स, स्पेलिंग के थ्रू प्रोनाउंस करना। चलो एक एग्जांपल, मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, टर्म लिख रहा हूँ, आप इसको प्रोनाउंस करो, एनवेलप नहीं, इट इज ऑनवेलप। क्या है इसका, अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ऑनवेलप। बहुत डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग तो ई एन है, लेकिन जब हम लोग प्रोनाउंस करते तो ओ एन हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम से जो इंग्लिश समझ रहा है उसको बस लिखने आता है इंग्लिश, तो उसको बोलोगे राइट ऑनवेलप, तो ऑनवेलप का स्पेलिंग क्या लिख देगा, ऑनवेलप। हिंदी में क्या कुछ ऐसा दिक्कत होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो यही जो स्पेलिंग्स है ना बहुत दिक्कत देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया भाई, साइकोलॉजी, राइट, पी यहाँ पे साइलेंट हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं, खाली साइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा एक और वर्ड यूज़ कर ले, कुछ आसपास होता है फिजिक्स, राइट, तो पी एच वाई, यहाँ पे पी क्यों नहीं साइलेंट है, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स क्यों नहीं बोल सकते इसको। तो पता है ये वाला जो इशू है ना, ये इसको थोड़ा सा टफ बना देता है या समझने के लिए, बहुत सारे लोग को इश्यूज भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारे थे आपके पॉइंट्स, और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए अपने एंड ऑफ द वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। जो पीडीएफ है, पीडीएफ इज बेसिकली अपलोडेड ऑन टेलीग्राम, आप जाइए और जाके डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ से जाइए और डाउनलोड कीजिए, और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए
कि आपको ये क्लास कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।